हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी। तो बच्चों बच्चों आज हम ऑस्ट्रेलियन फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हैं। पी ब्लॉक का 5th लेक्चर, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलियन फैमिली है। सर आपने एनसीईआरटी बोरान फैमिली का स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद स्टॉप कर दिया। नहीं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब स्टार्ट किया हूँ। अभी मैंने एक लेक्चर डाल दिया है बोरान फैमिली का। फिर उसके बाद पहले मैंने सोचा थी भाई तुम्हें इम्पोर्टेंट बता दो, फिर एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। इसमें ये क्या रहता है कि भैया जो मेन कॉन्सेप्ट थायो क्या होता है, पायरो क्या होता है, सल्फ्यूरस क्या होता है, जितने भी हाइड्राइड होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, वहां पे नहीं बताया मिलता है ना। ऑनलाइन है भाई। भाई क्या रहता है, अपने लोग तो क्या रहता है, बताना रहता है। यहाँ पे जो बताने में मजा रहता है ना भाई, यहाँ पे जो बताने में मजा रहता है वो वहां पे नहीं रहता। सर ऐसा क्यों भाई? यहाँ पे क्या रहता, मेरे हाथ में 2 मार्कर रहता और यहाँ पे मैं रहता हूँ और मेरा दिमाग रहता। इसमें हम तीनों की डिस्कशन चलती है और एक कैमरा रहता है जो कि आपके पास पहुंचाया जा सकता है ध्यान, ठीक है। चलो ऑक्सीजन फैमिली जो होता है, जाहिर सी बात है तुम लोग इतना जानते हो। अब स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्रुप नंबर 16 होता है। सर ग्रुप नंबर 16 का होता है, क्या कोई दिक्कत नहीं सर? सर अब इसे कैसे याद करते हैं, पहले तो ये बात बताइए सर, इसे याद कैसे करते हैं? ठीक है, इसे याद ऐसे करते हैं भैया, ओ से टी को, से ओ से, सही नहीं, ओ से, ओ से तेजी से बोलो, ओ से, ओ से, ओ से टी ओ, ओ से टी ओ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ग्रुप 16, ठीक है। हाँ ये बात तो मालूम पड़ जाए। देखो ये जो होता है पीरियड नंबर 2 का होता है, 3rd का होता है, 4th का होता है, 5th का होता है और ये 6th का होता है। हर कोई जानता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये सारी बात बताया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद मैं जब ऑक्सीजन की बात करता हूँ और सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलियम, ठीक है। जो कि पोलियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है भैया? रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है साहब? रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। हाँ सर ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। अब उसके बाद तो अब इसके बाद पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। किसकी मैं बात कर रहा हूँ भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ओह माय गॉड, चलो तो नहीं, अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिर मैं आ जाता हूँ अपने, अब मैं आता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक ठीक है। हाँ ये बात तो तुम्हें मालूम चल जाएगा, मतलब इतना तुमने लगा लिया है, मतलब मैंने अगर तुमने मेरी 3-4 लेक्चर तुमने देखा हुआ है तो तुम्हें इतना तो मालूम पड़ जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। इतना ही नहीं, बहुत कुछ मालूम चल जाओगे भैया। लेकिन मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरीके, क्यों? वही चीज, वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है और वही चीज बार बार रिपीट होने पे माइंड पे एक हम लोग का वो बन जाता है, क्या भाई? एक माइंड पे मैप बन जाता है कि भैया ऐसे ऐसे होते हैं और ऐसे ऐसे निकाले जाते हैं। अब साहब कैसे निकाले जाते हैं ये मुझे जानना है, चलो देखते हैं। देखो हीलियम होता है पहले चीज, जिस पीरियड का होता है उससे पहले वाला नोबेल गैस लेते हैं, तो ले लो भैया हीलियम, ठीक है। कितने पीरियड का? 2nd पीरियड का होता है। 2nd पीरियड का है तो भैया बढ़िया से लिखो, हीलियम होता है, फिर 2s2 और इसका कितना हो जाएगा? 2p4 हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा, लिख दो भाई 2p4, ठीक है। हाँ ये बात तो मालूम पड़ गई, ये बात तो मालूम पड़ गई, ठीक है। ओह माय गॉड क्या हो रहा है मेरे साथ, एक मिनट जाओ। अब हीलियम, अब ये क्या हो गया भाई? मैं 3 ही मार्कर लूंगा, ये भी मालूम है एक दिक्कत हो जाती है लेने में, तो ये इशू नहीं है। चलो अब चलते हैं, चलो अब चलते हैं एकता निकाल ली हो जाए। हाँ मेरे बच्चों अब तो तुम्हें निकाल लेना चाहिए। नियॉन हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा,
3p4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये बात मालूम पड़ गया। अब देखो हीलियम हो जाए, नियॉन हो जाए। अब उसके बाद क्या आता है, ऑर्गन आता है भाई। तो ऑर्गन आता है तो याद ले, तो ऑर्गन का कितना नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 18 होता है, एटॉमिक नंबर 18 होता है, ठीक है। अब इसके बाद 4s2 होता है। हाँ ये बात समझ में आ गया। 4s2 भाई तुम किस पीरियड में हो भाई, किस पीरियड में हो, फोर्थ पीरियड में हो। फोर्थ पीरियड में क्या आ जाता है सबसे पहले भैया, डी आते हैं कि नहीं, हाँ सर डी आते हैं। अब 4s2 हो जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले भैया 3d10 आते हैं, फिर डी ब्लॉक का डी इलेक्ट्रॉन इंटर कर दे, डी इलेक्ट्रॉन इंटर कर दे, ठीक है। 3d10 अब क्या हो जाएगा, 4p4, ठीक है। हाँ ये हो जाए। अब उसके बाद ठीक इसी प्रकार से एक करने चाहते हैं, ऑर्गन के बाद क्रिप्टन होता है जिसका होता है एटॉमिक नंबर 36 होता है, ठीक है। हाँ अभी क्या होता है 5s2 4d10 मैं थोड़ा हर जहाँ दिक्कत होती है बच्चों को वहां पे हर चीज बना के ले दे रहा हूँ कि तुम्हें तो कंफ्यूजन हो, ठीक है। अब उसके बाद 5p4 होता है। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, इतनी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, चलो। अब इसके बाद ये होता है, ठीक है, हमने निकाल दिया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। यहाँ पे हो जाएगा जीनॉन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जीनॉन हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा भैया CH2 होता है, CH2। अब कितने पीरियड में हो, 6 पीरियड में हो। और 6 पीरियड में क्या आता है भाई, सर नहीं आता है। अरे डालो दिमाग ना, दिमाग पे डालो, जोर डालो, क्या आता है, यफ आता है। तुमने सही पकड़ा है भाई मेरे, यफ आता है, तुमने सही बोला। अभी तक माइंड में लग गया कि भाई सर ने क्या बोलना चाहते हैं। अब पहली बार यहाँ पे यफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। चलो देखते थे 6s2 अब यहाँ पे कितने यफ आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे। 4 या 14 होता है और 5d10 होता है और 6p4 होता है, 6p4 होता है। अब देखो एक तुम्हारा मैंने बोला था कल नीट PY2 मतलब कल वाले इससे पहले वाले लेक्चर में तुमने देखा था, उसमें मैंने बोला था कि भैया क्या नाम है, एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि रेडियो एक्टिव होता है, उस पे एक क्वेश्चन बना था। और किस पे बना था, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पे एक क्वेश्चन का बना है, ठीक है। हाँ चलो देख लेते हैं। सर क्या बना है ये आप नहीं बता रहे, आप तो बात ही कर रहे हैं। अरे चलो आप आ जाओ यहाँ पे। चलो 7वें पीरियड की बात है, ये तो रेडियो एक्टिव है जानते हो, लेकिन 7वें पीरियड में एक हमारा मैन मेड रेडियो एक्टिव है, मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर पूछा गया था नीट में। तो भैया इसका एटॉमिक नंबर पूछा गया था। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भैया, रेडॉन हो जाएगा। हाँ सर रेडॉन हो जाएगा, उसी तरह यार जिस तरह 7s2 होता है, हाँ होता है। अब यहाँ पे भैया 7s2 भैया 5f14 6d10 और 7p4 होता है, ठीक है। इतना हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। हाँ ये भी बात समझ रहा। अब देखो इसका हमें क्या निकालना है, एटॉमिक नंबर। नीट ने साफ साफ बोला भैया एटॉमिक नंबर बताओ इसका। अब इसमें क्या किस पीरियड किस ध्रुव का है, 16 ध्रुव है। हाँ ये बात तो हमें मालूम पड़ जाए भाई, ध्रुव लिख दिया 16 तो ध्रुव नंबर 16 चाहिए हो रहा। हाँ ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बोला था, जब ध्रुव नंबर 15 का मैंने बोला था, जब नाइट्रोजन फैमिली बताया था तो वहां पे यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट MC था। हाँ ये भी था, लेकिन वहां पे मुझे एटॉमिक नंबर निकालना था, तब मैंने कैसे निकाला था, ध्रुव नंबर 15 था। हाँ वहां पे ध्रुव नंबर 15 था, तो मैंने क्या किया था यार, क्या किया था, 100 ऐड किया था। अब वही चीज मुझे यहाँ पे भी करना है कि भैया 16 है, अब मुझे 100 और ऐड करना है। तो 100 और 16 कितना हो जाता है, 10,016 भैया मेरे 116 हो जाएगा कि नहीं, 116 एटॉमिक नंबर हो जाएगा कि नहीं। तो 116 एटॉमिक नंबर यही रहेगा, यही PYQ था, ठीक है। हाँ
ये बात अब हमें मालूम पड़ गई। अब मैं जरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में मैंने बोला था कि भैया जब हम लेफ्ट ऑन बी मूविंग लेफ्ट फ्रॉम राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट की तरफ जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। सर आप क्या बात कर रहे हैं, आप इतना मतलब गलत कैसे बोल सकते हैं। हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ गलत। भैया जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से लेके राइट की तरफ मूव करते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो तुम्हें ये मालूम पड़ जाना चाहिए सबसे ज्यादा भाई ऊपर कौन है, ऊपर हमारा ऑक्सीजन ही है। हाँ ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन में जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फिर उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। एटॉमिक साइज वो भी बढ़ता है। क्यों भाई मेरे जो एटॉमिक साइज होती है वो कम होती है। क्यों सर एटॉमिक साइज क्यों कम होती है? भाई वही चीज मैं पुराने लेक्चर में बताया था, क्योंकि उसमें देखो सेल्फ पीरियड था और चार्ज किस तरफ रहे, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल सेम है और उससे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। भाई ऑक्सीजन के बाद भाई क्या पढ़े, हाइड्रोजन हीलियम, फिर उसके बाद लिथियम बेरिलियम बोरान, फिर बोरान आते हैं, कार्बन आते हैं, नाइट्रोजन आते हैं, ऑक्सीजन आते हैं, फ्लोरीन आते हैं, नियॉन आते हैं। तो भैया पीरियड सेकंड में हम आते हैं, जब बढ़ते हैं राइट की तरफ मूव करते हैं तो क्या नंबर ऑफ सेल बढ़ता है? नहीं, क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन P4 है। अब मैं जब हैलोजन फैमिली में आऊंगा P5 हो जाए, जब मैं नोबेल गैस में आऊंगा तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ सेल मतलब सेकंड पीरियड की जगह थर्ड पीरियड आया? नहीं आया यार, यहाँ पे P4 है, अब आगे चलूंगा 2P5 आएगा, यहाँ पे आगे चलूंगा 2P6, तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो न्यूक्लियर के पास इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस के पास ज्यादा आ जाने की वजह से एटॉमिक साइज कम होती है। ठीक है, एटॉमिक साइज कम होती है। ठीक है, अब उसके बाद नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद टॉप टू बॉटम मतलब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है? सर टॉप टू बॉटम मूव करो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, फिर हमारा मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, फिर साइज बढ़ता है, फिर ठीक है, ये सारी हमारी प्रॉपर्टी हो रही पीरियोडिक की। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट में। मेन कॉन्सेप्ट मतलब अब इसकी हाइड्राइड की बात करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं भैया? हाइड्राइड की बात करने जा रहे हैं। चलो अब हम हाइड्राइड की बात करने जा रहे हैं, बस 1 मिनट ना। चलो हाइड्राइड की बात करने जा रहे हैं। तो हाइड्राइड की बात करते हैं। ये तो अब जितना तुमने मस्ती करना था मस्ती कर चुके हो, अब कंसंट्रेट होते पढ़ना यार, अब एकदम कंसंट्रेट हो जाना, थोड़ी देर यार मेरे साथ जुड़ जाना थोड़ी देर, और तुम्हें एकदम बढ़िया से फील हो जाए, मतलब तुम्हारे दिल में एकदम बहुत ठंडा सुकून फील हो जाए, बस थोड़ी देर जुड़ जाना। सर ये बड़े बड़े डायलॉग मेरे सामने ना पाइए। चलो ठीक है, हाइड्राइड। अब हाइड्राइड की बात करते हैं। हाइड्राइड की बात करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं? H2M। अच्छा सर ये क्या हो गया, मतलब H2M
क्या होता है ये मैं नहीं समझा। अरे यार तुम H2M हटा दो, H2M हटा दो, H2E ले दो। सर E क्या हो जा, E होता है एलिमेंट, E क्या होता है एलिमेंट, E क्या होता है भैया एलिमेंट होता है, ठीक है, E होता है एलिमेंट होता है, ठीक है। अब एलिमेंट होता है, हाँ ये बात समझ में आ रहा है, एलिमेंट होता है। अब देखो इतना मुझे पहले यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, टेलेनियम हो सकता है, पोलियम हो सकता है, हाँ ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे बना लो पहले हाइड्रोक्साइड सॉरी हाइड्राइड, H2O, फिर H2S, फिर H2Si, फिर H2T, फिर हमारा H2PO। ये बात समझ में आ रही है, हाँ ये बात तो सर समझ में आ गया, H2Si, H2T, H2PO, ठीक है। अब ये बात चलिए, अब देखो अब थोड़ी हमें जनरल सारी बातें हमें करनी है, ठीक। अब देखो H2O की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं, ये हमारा कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। अब तो यहाँ पे भी ये सारे कलरलेस होते हैं, क्या मैंने बोल दिया, ये सारे भी कलरलेस होते हैं, ठीक है। ये H2O ऑर्डरलेस भी होता है, ऑर्डरलेस भी होता है, ऑर्डरलेस भी होता है। ये भी ऑर्डरलेस भी होता है, हाँ ऑर्डरलेस भी होता है। अब देखो जो हमारा वाटर होता है भैया नॉन पॉइजनस होता है। भाई तुमने पानी पिया, पानी पीने बाद निपट जाते हो, नहीं यार तुम तो जिंदा रहते हो, तुम तो मेरे चैनल पे आते हो, फिर हमारा लेक्चर देखते हो, भाई कहाँ से तुम निपट गए, नहीं निपटे ना, बच्चे हो ना, तो भैया ये नॉन पॉइजनस होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं। और ये जो होते हैं पॉइजनस नेचर के होते हैं, तो ये जो होते हैं पॉइजनस नेचर के होते हैं। अब उसके बाद ये जो वाटर होता है, वाटर जो होता है ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैंने क्या बोल दिया, वाटर जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चलो आओ देखते हैं, वाटर जो होता है, तुमने पानी पिया भाई, पानी है, वाटर है। अब ये वाटर जो है क्या ये गैस के फॉर्म में, नहीं साहब, ये किस फॉर्म में, ये हमारे लिक्विड के फॉर्म में है। तो भैया वाटर जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो भाई लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन वहीं पे ये H2S, H2Si, H2T, H2PO ये सारे गैस के फॉर्म में होते हैं। तो लिख दो भाई गैस के फॉर्म में होते हैं। ये हमारी जनरल बातें हो गई, जनरल बातें इतनी करनी थी मुझे जो आप लोगों से, तो वो हमने कर ली है। अब उसके बाद हम आते हैं अपने ऑर्डर पे, ठीक है। अब तुम्हें ये मालूम पड़ जाए सबसे ज्यादा, अब देखो ये बढ़िया नहीं हुआ, मतलब क्या है, जग जाते हैं तो नहीं। चलो अब उसके बाद देखो H2O, H2S, H2Si, H2T, H2PE। सबसे पहले हम स्मेलिंग का ऑर्डर लिखते हैं, स्मेलिंग का ऑर्डर लिखते हैं। चलो आ जाओ, चलो स्मेलिंग का ऑर्डर लिखते हैं, स्मेलिंग का ऑर्डर लिखते हैं। स्मेलिंग मतलब क्या होता है सर, अरे यार गंध 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 जो तुमने मचाया है। चलो H2O, H2S, H2Si, फिर H2T, फिर H2P। क्या हो सकता है, तुम्हारा क्या अंदाज है, क्या ऑर्डर हो सकते हैं स्मेल के, भैया स्मेल के ऑर्डर क्या हो सकते हैं जरा बताया जाए। ये हो सकते हैं भैया H2O सबसे ज्यादा, नहीं यार H2O तो कहाँ भाई, तुमने कहा वाटर का क्या स्मेल तुमने अभी तक कहीं सुना है, ब्रीथ किया है, इनहेल किया है वाटर का, नहीं सर आप कैसे बात करते हैं भाई, वाटर का कहाँ इनहेल, कभी तुमने स्मेल इनहेल किया है, नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है जब तुमने स्मेल नहीं इनहेल किया है तो वाटर क्या, तो स्मेल सो चलती है। हाँ सर कहीं नाले वाले में जाते हैं वहां पे बहुत गंद चलती है भाई, एकदम बम्पर चलती है भाई, वाटर में नाले की पानी नहीं जा रहे हो तो भाई जाओ कहीं पे भी नाले पड़े हों गंदी, तो भाई वहां पे नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हमारे केमिस्ट्री में, ठीक है। H2O की सबसे कम, फिर H2S, फिर H2Si, फिर H2Te, फिर हमारा सबसे ज्यादा H2PO का होता है भैया, H2PO सबसे ज्यादा होता है।
क्या तुम्हें H2SC H2SC सॉरी क्या तुम्हें H2S का स्मेल मालूम है? क्या तुम्हें H2S का स्मेल मालूम है? नहीं सर, मुझे तो नहीं मालूम है H2S का स्मेल क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ, तुम्हें नहीं मालूम है, मैं जानता हूँ। चलो सर मालूम है, कहाँ आप जानते हैं? अच्छा मैं मान लिया, चलो आता है। चलो H2S का जो स्मेल होता है ये रोटेन सरफेस, भाई आराम से तसल्ली रखो, सब सुनो, रोटेन एज की तरह भैया, एज की तरह, फिर की तरह नहीं। जब फॉस्फिन मतलब जब हम नाइट्रोजन में आए थे तब वहां पे pH3 जो कि फॉस्फिन नाम होता है, जो कि वो रोटेन फिश की तरह स्मेल मतलब सड़ी हुई मछली की तरह गंध चलती थी। लेकिन जब हम H2S की बात कर रहे हैं, सड़े हुए अंडे की तरह गंध चलता है, स्मेलिंग चलती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात तुम्हें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्मेलिंग का ये हो गया। पॉइजनस की बात करते हैं, पॉइजनस भी यही ऑर्डर हो जाएगा, पॉइजनस भी यही ऑर्डर हो जाएगा। अब थर्ड ऑर्डर लेते हैं हम, ट्रूवैलेंट कैरेक्टर, ट्रूवैलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं। ट्रूवैलेंट कैरेक्टर, ट्रूवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ट्रूवैलेंट भैया लिखता हूं, ट्रूवैलेंट कैरेक्टर, ट्रूवैलेंट कैरेक्टर, ट्रूवैलेंट कैरेक्टर, हाँ भैया, ट्रूवैलेंट कैरेक्टर, ट्रूवैलेंट कैरेक्टर, ट्रूवैलेंट कैरेक्टर पे आ रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ, चलो आ जाते हैं। चलो अब हमें कुल मिलाते हमें ध्यान यहाँ पे देना है। पीछे जितने भी आवाजें आ रही हों, मालूम पड़े कमरे के बाहर आवाजें आती रहती हैं, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है। बहुत भयंकर आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहना भाई। आवाज़ आने दो, बोला नहीं जाता है जब कहीं गाँव में जाओ तो गाँव में जाते ही कभी कभी तोते भौंकते हैं। तो भाई एक हम लोग का डायलॉग था, मतलब पुराने में हम भी सुने हुए हैं, तोते भौंकते रहते हैं, ध्यान नहीं देते भाई। बस वही चीज़ें तुम्हें पढ़ाया यहाँ पे जा रहा है, तो तुम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है। तो इधर उधर मत ध्यान देना और पढ़ाई करते रहना, ठीक है। हाँ, ट्रूवैलेंट कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन, भैया साइज ऑफ एनायन। अब साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन की बात कर दी जाए भाई, साइज ऑफ एनायन, अब एनायन की जो साइज होती है, साइज ऑफ एनायन की बात कर दी जाए, सबसे ज्यादा जो होती है, पहले साइज ऑफ एनायन कर लेते लो, फिर तुम्हें समझ में आ जाए। O2 माइनस का सबसे कम होता है, फिर हमारा क्या होता है H2 माइनस, फिर हमारा He2 माइनस, फिर हमारा Te2 माइनस, और सबसे ज्यादा PO2 माइनस। PO नहीं इंक्लूड करते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव है। जब भी ऑर्डर मिलेगा तो तुम्हारा TE तक ही मिलेगा, PO तो इंक्लूड नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई हम तो यूज कर दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग तो इतना बता दे रहा हूँ कि PO रेडियो एक्टिव होता है, जो कि उसे इंक्लूड नहीं करता भाई। उसके साथ तो भी छेड़छाड़ किया जाए तो आग लग जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो PO2 माइनस का होता है, और PO2 माइनस का होने की वजह से सबसे ज्यादा जो एनायन की साइज होती है सबसे ज्यादा इस पे होती है। इस वजह से जो हमारा ऑर्डर बन के आया है वो H2O होता है, फिर हमारा H2S होता है, फिर हमारा H2SE होता है, फिर हमारा H2TE होता है, फिर हमारा H2PO होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब चलो ये हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, अब आगे चलते हैं। हाँ तो फिर चलो अब इतना हो गया, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया हमारा ट्रूवैलेंट। अब उसके बाद हम आते हैं, ट्रूवैलेंट कैरेक्टर हो गया भैया। अब चलो अब थोड़ी बढ़िया से अब समझा जाएगा, ठीक है। अब ट्रूवैलेंट नेचर हो जाए। अब बॉन्ड लेंथ की बात कर दी जाए, बॉन्ड लेंथ भैया जो होता है वो साइज, मतलब साइज से बॉन्ड लेंथ जो होता है वो साइज पे डिपेंड करता है। तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। भैया बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा हो जाए साइज उतना ज्यादा हो जाए, मतलब साइज इन सब में सबसे ज्यादा देती होती है पी होती, पोलिनियम की साइज सबसे ज्यादा होती है, तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो बस यही ऑर्डर, फिर उतारो तो हो जाएगा सबसे ज्यादा H2O थी, फिर हमारा H2S था, फिर हमारा H2SE था, फिर H2TE था, फिर हमारा H2PO था, ठीक है।
चलो दूसरा हमने लिख लिया। अब तीसरा जो हम करेंगे वो कितना करेंगे भैया, थर्मल स्टेबिलिटी। नहीं, पहले बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालो। बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालो। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखो जो होता है बस इसका इनवर्स हो जाएगा, हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यस टू वो, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस टू यस, फिर इंक्रीज ये हो जाएगा, फिर हमारा यस टू टी होता है, फिर हमारा यस टू पीओ होता है। अब इतना हो जाने के बाद अब हमारा क्या आया, मैंने क्या निकालने बोला, फिर उसके बाद हम थर्मल स्टेबिलिटी करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या होता है भैया, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ थर्मल स्टेबिलिटी क्या समझते हो? थर्मल स्टेबिलिटी ये समझो कि इस पे वाटर पे अरे यार इस पे थोड़ा सा हीट दे दिया जाए तो ये पोलोनियम का बॉन्ड टूट के निकल जाएगा, लेकिन इस पे जब हीट दिया जाए तो ये बॉन्ड इतना मजबूत रहता है और ये टूटता नहीं है। इस वजह से इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। तो भैया तुम लिख दो यार कि भैया H2O सबसे ज्यादा होती है थर्मल स्टेबिलिटी, फिर H2S का होता, फिर H2SC का होता, फिर H2TE का होता, फिर H2PO का होता है, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं थर्मल स्टेबिलिटी हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या बताना है, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर, अब रिड्यूसिंग पावर तुम्हें मालूम पड़ जाएगा भैया, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है। रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है। रिड्यूसिंग पावर वो होता है थोड़ी सी एनर्जी दे दिया जाए, 10 से निकल जाए तो सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की क्षमता दिखती है H2PO। तो भैया H2O सबसे कम होती है, फिर H2SC, फिर H2S, फिर हमारा H2SC, ओ भाई छोड़ो, H2SC, फिर हमारा H2TE, फिर हमारा H2PO, ठीक है। ये होता है हमारा रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा H2PO की होती है, थोड़ी सी एनर्जी दे दिया जाए ये बॉन्ड तोड़ के तुरंत निकल लेते हैं किनारे से। फिर अब उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है भैया जो थोड़ी सी भी एनर्जी, मतलब तुम जान लो जो जितना ज्यादा H+ मतलब जितनी जल्दी H+ दे दे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या ये सबसे ज्यादा देगा भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मतलब इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने एक बात नहीं बताया था ना स्टार्टिंग में, मैंने एक बात भूल गया बताने, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बहुत सारे, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इन सब में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका बॉन्ड बहुत मजबूत होता है और ये H+ नहीं देना चाहते हैं। सबसे ज्यादा इन्हें थोड़ी एनर्जी दे दिया जाए तो ये H+ दे देंगे तुरंत, तो भैया सबसे ज्यादा इनका हो जाए। तो भैया H2O का सबसे कम, H2S का, फिर H2SC का, फिर हमारा H2TE का, फिर हमारा H2PO का, ठीक है। ठीक है, हाँ ये बात अब समझ में आ गई। अब देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते रहे हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिससे हम बोलते हैं भैया KC बोलते हैं, ठीक है। हाँ ये भी बोलते हैं। अब देखो बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड ज्यादा जल्दी, बॉन्ड कौन सा, मतलब इन सारे मॉलिक्यूल में कौन सा कंपाउंड बहुत तेजी से अपना बॉन्ड तो तोड़ दे, बॉन्ड तो डिसोसिएट कर दे, बॉन्ड तो तुरंत निकाल दे, वो ये है। तो भैया लिख दो। देखो
रटना नहीं यार, मैं पहले बता रहा हूँ, समझो, मैं किस कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, मैं इसीलिए हर चीज का रीजन बताते हुए चला हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ। बॉन्ड एंगल जितने भी हैं सारे मैं बताते चला हूँ, इंपॉर्टेंट है, नीट में आए हुए हैं। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल की बात करने जा रहा हूँ। अब बॉन्ड एंगल की बात कर दिया जाए, सबसे मतलब H2O बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी लिख लो भैया, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब हमने पीछे हमने देखा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे तुम्हें एक बात मालूम पड़ गया, H2O तो सबसे ज्यादा, फिर हमारा कितना है H2S, फिर हमारा सबसे ज्यादा H2SC, फिर हमारा H2T, फिर हमारा H2PO। देख लो, मैं बोला हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है। भैया रटने की कोशिश मत करना, बात मानो मेरी बात, ठीक है। हर एक चीज, हर एक सबका कॉन्सेप्ट बना हुआ है, और रटने वाले कभी भूलने की क्षमता बहुत तेज रहती है। अब धीरे धीरे से एक्सेप्शन बात अलग होती है, ठीक है। चलो अब देखो, एक का बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 होता है, ठीक है, ये भी बात सही। इसका जो होता है ये 92 होता है, इसका 91.5 होता है, 91 होता है, और इसका कोई बॉन्ड लेंथ नहीं होता। होता है लेकिन मैं इसको मतलब साइंटिस्ट इसका ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव की आदत मान लो थोड़ा सा भी, मतलब अगर सोच समझते नहीं, मतलब तुम बोल सकते हो भाई, अगर वो सही तरीके से इनका बॉन्ड लेंथ निकालना चाहेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए इनका नहीं लिखते हैं, इतने तक ही हम लोग करते हैं, सीमित इतने तक ही रखते हैं, ठीक है। अब इनका जो देखो, कभी कभी तुम्हें मालूम होता है, कभी कभी ये बॉन्ड लेंथ मतलब 109.5 होता है, सबसे ज्यादा इतना होता, फिर इन दोनों में काफी सिमिलरिटी हो जाने की वजह से कभी कभी हम लोग को ऑर्डर ये देखने को मिल जाता है भैया, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, ये बात भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हम किस चाहते हैं भैया? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर वेट। बॉइलिंग पॉइंट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर वेट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, या तुम बोल सकते हो मॉलिक्यूलर मास। क्या बोल सकते हो? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। हाँ, ये भी बात समझ में आ गया। अब बॉइलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। होता क्या है कि जब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलियम, जब हम ऊपर से आते हैं तो क्या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है? हाँ सर, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। देखो होना क्या चाहिए? H2O का होना चाहिए, फिर H2S का होना चाहिए, अरे सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा कितना होता है? पोलेनियम का होता है। तो मतलब होना क्या चाहिए? अरे तुम्हारे हिसाब से देखा जाए तो पोलेनियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेट बहुत ज्यादा होता है। तुम ये बोलोगे लेकिन भैया सुनो, होता क्या है कि भैया H2S, अरे यार रुक जाओ, तुम्हें और अच्छे से समझाने का प्रयास कोशिश करूंगा। चलो होता क्या है, सुनो। H2PO तो पहले हम यहाँ से नहीं इंक्लूड करेंगे, H2PO का नहीं इंक्लूड करेंगे। होना क्या चाहिए? H2O तो सबसे कम होता है भाई। मॉलिक्यूलर वेट की हम बात करने जा रहे हैं भाई, जो एक मिनट इतना, हाँ, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। जी, तो उसमें मैंने देखा कि थोड़ी मार्कर में थोड़ी मतलब कलर में दिक्कत थी, तभी मैंने देखा कि भाई क्या कलर सही आ रहा मार्कर का, तो मैंने वही इसीलिए कलर डालने का पर्याप्त कोशिश किया। चलो अब हम आते हैं, ठीक है। अब H2O, ठीक है, H2O में जब मैंने क्या बोला, जब मॉलिक्यूलर वेट मतलब भैया सबसे ज्यादा पोलेनियम का होता है, तो भैया ऑर्डर क्या होना चाहिए? H2S, फिर H2SC, फिर हमारा H2
Te फिर हमारा H2PO। ये ऑर्डर होना चाहिए। तो इससे मैं इंक्लूड नहीं करूंगा तो ये मैं हटा दूं। हाँ सर ये आप हटा दीजिए, ठीक है। अब देखो ये क्या करते हैं ये भैया जी क्या करते हैं, ये टपट पड़ते हैं यहाँ पे। अब सर क्यों यहाँ पे चले जाते हैं, इसका रीजन बताइए। देखो इसमें क्या होता है, हमने क्या बोला है, इसमें वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये H2O यहाँ पे चला जाता है। तो भैया ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्या होता है भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर यहाँ पे चला आता है। तो भैया जो ऑर्डर बन के आता है H2S फिर H2SC फिर हमारा H2Te फिर हमारा H2O यहाँ चला आता है। सर अब कई लोग के दिमाग में मान लो तुम्हारे दिमाग में ये समझ रहे अगर यहाँ पे पोलिनियम होता तो फिर उसके बाद वाटर आता, नहीं यहाँ पोलिनियम नहीं इंक्लूड करते, तुम्हें ऑर्डर ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सर बॉइलिंग पॉइंट का आप बता दिए, अब उसके बाद तो बचा है कि नहीं, अब मुझे भी देखना पड़ता है भैया। हाँ वोलेटाइल बचा है, वोलेटाइल का ऑर्डर बचा है। वोलेटाइल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वोलाटिलिटी जो होता है, वोलेटिलिटी के हम जब ऑर्डर निकालते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। चलो हमने क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर निकाला, ये आपने निकाला। अब इसका रिवर्स या इसका अपोजिट कर दो तो हमारा क्या बन जाता है, H2S सबसे ज्यादा, फिर H2SC फिर हमारा H2Te फिर हमारा H2O होता है। तो क्या ये मेरा क्या ऑर्डर बन गया, वोलाटाइल था। वोलाटाइल क्या होता है, जो जितनी ज्यादा जो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड जितनी ज्यादा हीट दे दे, हीट मतलब वेपर दे दे, वेपर ज्यादा बना दे, उसकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा। तो ये होता है हमारा वोलाटाइल। जरा आप इसे देख लो एक बार और समझ लो, कहीं दिक्कत नहीं परेशानी नहीं कोई तो नहीं। अब चलो हाइड्राइड के बाद हमने कर लिया, तो अब कर लिया। एक क्वेश्चन और बनता है जो कि डाइपोल मूवमेंट होता है, अब डाइपोल मूवमेंट की भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बनता है डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लिख दो भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना सबसे ज्यादा, वाटर था। तो हमारा जो ऑर्डर बन के आएगा भैया, सबसे ज्यादा H2O फिर H2S फिर हमारा H2SC फिर हमारा H2Te फिर हमारा क्या होता है H2PO। इंक्लूड तो नहीं करते हैं इसलिए मैं भी नहीं इंक्लूड करूंगा। ये आपका मिल जाएगा डाइपोल मूवमेंट। तो कुल मिलाते हमने ये सारे ऑर्डर करवा दिए हैं। अब हम और जो एसिड ऑफ सल्फर पे आते हैं, ठीक है। हमने ये सारी बातें कर ली। अब उसके बाद हम आते हैं और जो एसिड ऑफ सल्फर, ठीक है। चलो और जो एसिड ऑफ सल्फर पे आते हैं, और जो एसिड ऑफ सल्फर ये बढ़िया है, मतलब अब तुम और कंसंट्रेशन होते पढ़ो, ठीक है। अब उसके बाद और बढ़िया पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। और जो एसिड ऑफ सल्फर एक मिनट सल्फर, ठीक है। और जो एसिड ऑफ सल्फर ठीक है। चलो अब बढ़िया चलते हैं। चलो अब हम और जो एसिड ऑफ सल्फर पे आते हैं, ठीक है। अब और जो एसिड अब पढ़ते हैं, ठीक है। अब सल्फर अब जैसे मैं बताऊंगा वैसे तुम पढ़ना यार, और तुम्हें बढ़िया से समझ में आएगा। और जो एसिड ऑफ सल्फर, ठीक है।
सल्फर। यार सल्फर की स्पेलिंग मेरी बहुत गलती होती है, चलो ठीक है, सल्फर, ठीक है, ये होता है। अब चलो अब हम पढ़ते हैं। देखो मेनली और जो एसिड जो होता है वो तो पहले याद करो, तुम्हें मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ये तुम करो डिवाइड 4 पार्ट में, ठीक है, 4 पार्ट में तुम डिवाइड करो, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करो। सर आप करने क्या जा रहे हैं अभी एग्जैक्टली मुझे कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है। अब सुनो, ये हो जाने के बाद तुम लिखो यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड। क्या लिखो? फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड लिख दिए। यहाँ पे लिखो फॉस्फोरिक एसिड। भैया मैं बोला, सॉरी मैं फॉस्फोरस कहाँ पे आ रहा हूँ, जहाँ पे मैं फॉस्फोरस, मैं ऑर्ची एसिड ऑफ सल्फर बता रहा हूँ तो सॉरी ये मेरी मिस्टेक है ना। सल्फ्यूरस एसिड, फिर उसके बाद यहाँ पे आना सल्फ्यूरिक एसिड। भाई सल्फर में मेरी बहुत मिस्टेक होती है यार, सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसके बाद यहाँ पे आना थायोनिक एसिड लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हें लिखना है ऑर्जी पर थायोनिक एसिड, या तुम बोल सकते हो अभी ऑर्जी एसिड लिखो। अभी तुम्हें आगे समझ में आएगा ऑर्जी एसिड का क्या मसला है, ठीक है, ऑर्जी एसिड का क्या मसला है तुम्हें सब समझना है। हाँ चलो ये लिख लिया, हाँ सर हमने ये लिख लिया। अब देखो ये तुमने लिख लिया, अब उसके बाद मजा आ जाएगा गजब से। देखो ये लिख लिए, अब तुम्हें मजा आने वाला है यार आगे। अब तुम्हें मजा आने वाली है, बस थोड़ी देर में और तुम्हें समझना, ठीक है। अब देखो जब सल्फ्यूरस लिखना, एक का जनरल फॉर्मूला होता है, मतलब देखो सुनो एक ट्रिक याद कर लेना, एसटीपी याद करो, ठीक है। ये क्या हो गया सर? वही मोल ट्रांसफर वाला तो नहीं बता रहे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई तुम वही समझो, अभी वही समझो। अच्छा चलो ठीक है, लेके आप क्या करना है देखो। अब देखो हमें क्या करना है, पहले हमें यश लेना है, तो पहला फार्मूला हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, ये फार्मूला पहला हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर लिख लिए। दूसरा हमारा क्या बना है, टी है ना। अब लिखना थायो सल्फ्यूरस एसिड। हाँ चलो ये भी हो जाए थायो। अब पी बचा, हाँ पी भी बचा। अब थर्ड जो हो जाए वो मेरा पायरो सल्फ्यूरस एसिड, ये हो गया। हाँ ये हो गया। अब उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, चलो आते हैं। देखो अब क्या करना है, बस वही करना है। पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, फिर दूसरा हमारा डेटा रिट है और यहाँ पे अस है, ये बात मत कंफ्यूज हो जाना। सल्फ्यूरस OUS है और यहाँ पे IC है, ठीक है। हाँ ये बात हमें समझ में आ रही। अब यहाँ पे P हो जाएगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। हाँ ये बात भी समझ में। अब यहाँ पे रुक जाओ, थायो है ना यार, टी है बीच में ना, टी थायो। अब पायरो आएगा भाई, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब इन दोनों का टेस्ट अभी थोड़ी देर के लिए रोक दो सर, ठीक है। अब क्या, अब तुम्हें इतना तो मालूम होना चाहिए सल्फ्यूरस का फार्मूला क्या होता है और सल्फ्यूरिक का फार्मूला क्या होता है। सर मुझे नहीं मालूम, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ इस बात के लिए, तुम्हें नहीं मालूम तो लिख दो भैया H2SO3 होता है, ठीक है, H2SO3 होता है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है वो H2SO,
ठीक है। हाँ सर इसका अब हमें फार्मूला मालूम पड़ जाए। अब क्या करना है अपने लोगों, तो तुमने जब अल्कोहल फिनॉल पढ़ा होगा तो एक ये सब दे देखा होगा। हाँ मैंने देखा है। अब करना क्या है अपने लोगों, तो करना क्या है, ऑक्सीजन तो एक हटाना है, ऑक्सीजन तो हटा दिए, चलो ठीक है। एक ऑक्सीजन तो हटाना, पहले मेरी बात सुन लो, एक ऑक्सीजन तो हटाओ, हटा दिए। अब सुनो, एक सल्फर तो ऐड करो, मतलब जितने, मतलब तुम अभी एक ऑक्सीजन की बात हो, एक ऑक्सीजन तो हटाओ, एक सल्फर तो ऐड करो, तो एक सल्फर तो ऐड कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। अब वही करना है आपने, तो यहाँ पे कितने हैं H2 SO3। अब मुझे पहले मैंने क्या बोल, एक ऑक्सीजन तो हटाओ, चलो हटा देता हूं, तो यहाँ पे बन जाता है H2 SO2। क्या ये बना? अभी मैंने इस 3 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन हटाया, मैंने फिर दूसरी बार बोला एक ऑक्सीजन हटाओ तो एक सल्फर तो ऐड करो। यहाँ पे यस 1 है, हाँ मैंने 1 नहीं लिखा जाता, जाहिर सी बात है, तो एक यस और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा थायोसल्फ्यूरस एसिड। हाँ ये बात तो अब हमें समझ में आ गई। अब देखो H2 SO3 H2 H2O2 H2 H2O2 इन दोनों को ऐड करो, चलो याद कर दिए, ऐड कर दिए H2 SO3 प्लस H2 H2O2, यही है, हाँ यही है। अब इन दोनों तो ऐड करो, फिर हमें क्या रिमूव कर दो, H2 यस, चलो रिमूव कर दिए, रिमूव कर दिए भैया, रिमूव कर दिए, तो भैया ये साहब तुरंत निकल जाए, हाँ ये साहब तुरंत निकल जाए। अब निकल जाए तो क्या बना, H2O2 H2 H2O, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो O5 बन जाए, ये बने, हाँ यही बने। तो इसका फार्मूला पायरो का क्या हो जाए, H2O5, यही बने, यही बने। हाँ सर ये तीनों का अब मुझे कॉन्सेप्ट रात में सोते वक्त भी नहीं भूलेगा, क्योंकि मैं ये अपने दिल दिमाग में बैठा लिया हूँ, ठीक है। अब देखो H2 SO4 वही काम यहाँ पर भी करना है। अब थायु बनाने के लिए क्या करना है, एक ऑक्सीजन तो हटाना है और एक सल्फर तो ऐड करना है, चलो ठीक है करते हैं, करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला, H2 SO3, अभी मैंने एक ऑक्सीजन तो हटाया, हाँ हटाया है। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन हटाओ तो एक सल्फर ऐड करो, तो यहाँ पे H2 SO3 आ जाएगा, हाँ सर यहाँ पे आ जाएगा। अब पायरो सल्फ्यूरस एसिड, पहले इन दोनों तो भैया जी तो जोड़ो, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, H2S को रिमूव करो, फिर तो ठीक है। तो जब हम इन दोनों तो ऐड करते हैं, इन दोनों तो ऐड कर देते हैं और इन्हें निकाल लेते हैं, तो भैया क्या फार्मूला बन जाता है, चलो तुम्हें और बढ़िया से बता दे रहा हूँ। तो H2 SO4 प्लस 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 H2 SO3, यही है, हाँ यही है। अब इन दोनों में H2 यस तो निकालो, मतलब इसे निकाल दिए, तो क्या बचे H2 H2 O3 O4, भाई ये तो निकल देना, ये तो निकल देना, ये तो निकल दे यहाँ पे। अब O3 बचा और O4 बचा, तो 4 3 7 O7 हो गया, तो ये मेरा पायरो का फॉर्मूला हो जाएगा H2O7। क्या इतनी बात या तुम्हें कोई दिमाग में मतलब कोई दिक्कत हुई या फील हुआ कि मुझे नहीं समझ? सर ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। अब देखो इसका एक जनरल फार्मूला जान लो, H2 यस लो, H2 यस N लिख लो और यहाँ पे O लिख लो, ठीक है। हाँ ये बात चलो लिख ले रहा हूँ, इसके बाद क्या करना है सर ये बताओ। देखो यहाँ पे यस एन 10 मत समझ लेना, 10 मत समझ लेना। अब जो यन जो होता है ये नंबर ऑफ वैल्यू है, नंबर ऑफ वैल्यू। अब नंबर ऑफ वैल्यू मतलब ये नंबर ऑफ वैल्यू कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है, 5 हो सकते हैं, 2 3 4 5 हो सकते हैं, हाँ ये भी बात सही। अब ये दो के लिए हमने क्या पढ़ा, डाया, 3 के लिए ट्राया, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, पढ़े, हाँ पढ़े। तो यहाँ पे लिखो डाया, ट्राया, ट्राई लिख दो, ट्राया लिख दो, भाई तुम्हारी मर्जी, टेट्रा हो जाए और ये पेंटा हो जाए। ये बात समझ में आ रही, हाँ ये बात समझ में आ रही। देखो जब हम H2
यस यस टू यस टू रखते हैं तो यस टू O6 ये बनता है, हाँ ये बनता है। अब देखो यहाँ पे हमारा बनता है ऑर्थो। ऑर्थो मैंने क्या बोला, रुक जाओ अभी तुम रुक जाओ। क्या करना है हमें, क्या करना है, सिंपली देखो डाई है, हाँ डाई, थायोनिक है, हाँ डाई सल्फ्यूरस थायोनिक एसिड। क्या मैंने बोल दिया, डाई, अरे यार दो है, हाँ डाई सल्फ्यूरस थायोनिक एसिड। मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे लिख दो डाई सल्फ्यूरस थायोनिक एसिड। ठीक, अब यहीं पे H2 H3 O6 तो ट्राई आ जाता है, ट्राई सल्फ्यूरस थायोनिक एसिड। यहीं पे 4 आ जाता है, H3 H4 O6 हो जाता है, तो यहाँ पे टेट्रा आ जाता है, टेट्रा सल्फ्यूरस थायोनिक एसिड। ठीक है, थायोनिक एसिड। और यहाँ पे H4 H तो 2 ही रहेगा, H5 O6 तो यहाँ पे पेंटा सल्फ्यूरस थायोनिक एसिड। ये हो जाएगा हमारा नाम, तो क्या तुम्हें सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, थायोनिक में कोई अभी सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हुआ, मतलब इतना सारा चीज दिमाग में बहुत प्रेम से चला गया? हाँ सर, अब चला। अब क्या बचा, और जी एसिड क्या होता है, 2 मिनट और समय दो, 2 मिनट और दो। इस पूरे आज तक तुम्हें जो ये रुलाता रहा, आज के बाद नहीं रुलाएगा, ये नहीं रुलाएगा। और जी एसिड सिंपली मुझे क्या करना है, ठीक है। और जी एसिड का हमें सिंपली करना क्या है, 8H2SO4 लेना है, 8H2SO4 बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 8H2SO4 करना है और यहाँ पे 8 ऑक्सीजन जोड़ देना है। 8 ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, H2S5, अरे यार सुनो, H2 बन जाएगा, H2 बन जाएगा, हाँ O5 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। और इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरस मोनो। तो जो एक बार मैं भी देख लेता हूँ, हाँ चलो यहाँ पे एक चीज ले दो, पर मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पे पर ले दो, ऑल्सो ले दो, इसी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज था। हाँ चलो ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब इसका नाम होता है पर ऑस्ट्रो, ठीक है, और पर ऑस्ट्रो एसिड होता है, लेकिन इसका नाम होता है पर ऑस्ट्रो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। देख लो, पर ऑस्ट्रो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। भाई यहाँ पे 8 ऑक्सीजन ऐड हुआ कि नहीं, हाँ 8 ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ले तो पर ऑस्ट्रो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हाँ ये बात भी समझ में आ गया। अब देखो 8 हो गया, इसे हम बोलते हैं टायरोज। क्या बोलते हैं भैया, टायरोज बोलते हो, टायरोज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नीट में पूछा गया है बहुत प्रेम से कि भैया टायरोज का फार्मूला क्या होता है। टायरोज बोलते हैं प्यार से इसे टायरोज बोलते हैं। अब क्या करना है, दूसरा क्या करना है, H2SO4 ले लेना है, फिर 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 ले लेना है, और फिर हमें यहाँ पे वाटर, तो भैया रफू चक्कर कर देना। रफू चक्कर का मतलब होता है यहाँ पे कि भैया इस H2 तो निकाल दो, निकालने के बाद जो हमारा क्या बनता है, H2 बनता है, हाँ बनता है, H2 बनता है, हाँ बनता है, O8 बनता है, H2O8। ये भैया तुरंत निकल गए मतलब माइनस बोल दिया, ये चले गए, ठीक है। अब इसका क्या नाम होता है, पर ऑस्सो। क्या नाम होता है, पर ऑस्सो, ठीक है। यहाँ पे यार दो, तो डाया सल्फ्यूरिक एसिड होता है, पर ऑस्सो डाया है, देख लेता हूँ एक बार, हाँ सही है, ठीक है, डाया सल्फ्यूरिक एसिड,
एनसीईआरटी तो भी लेके चलना पड़ता है ना, पर ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब इसका जो कॉमन नेम होता है मार्शल एसिड होता है, मार्शल एसिड होता है, मार्शल एसिड। मार्शल तुम कहीं और नाम सुने हो, जाओ के लोग भाई वो तो सुने ही होंगे कि भैया जाओ में पहले जमाने में मार्शल चलती थी, बोलेरो और मार्शल, तो वही होता है मार्शल। मुझे तो जब मैं पढ़ रहा था अपने समय पर तो मैंने बोला अच्छा मार्शल भी तो ये एसिड होता है यार, मार्शल तो हमारे गाँव में चलती है गाड़ी है, तो हमें याद था मार्शल एसिड। इसे बोलते हैं H2OH। क्या इतने में कोई इशू हो रही है या तुम्हें कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद मुझे एक दो चीज बची है, बस वही समाप्त करते ये लेक्चर तो समाप्त कर रहे हैं, बस 2-4 मिनट और है। चलो चलो ये इसके बाद मैं अब आगे बताऊं ना। चलो अब उसके बाद सुनो, अब उसके बाद देखो H2O7, ये तो दो बात है, तो H2O7, ठीक है, H2O7। अरे यार H2O7 नहीं लिखते हो, इसका नाम क्या होता है भाई? जो जल्द देखो कहाँ पड़ा है, चलो हाँ ये देखो H2O7। अभी सुनो एंड H2O8, इनके अंदर देख लो, यहीं पे इनके अंदर कोई भी भैया यस सिंगल बॉन्ड या बॉन्ड नहीं पाए जाते, यस बॉन्ड नहीं पाए जाते। भाई नीट में पूछा गया है, कोई भी यस बॉन्ड नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, समझ रहे हो जाते भैया, ऐसे ही लिखो, नहीं पाए जाते, ठीक है। इनके अंदर कोई भी यस बॉन्ड नहीं पाए जाते, ठीक है, यस बॉन्ड नहीं पाए जाते। और तभी भी इन दोनों तो तभी इन्हें मतलब जो ये मैंने दो लिखा हूँ, तभी इनको ऐसे भी लिख दिया जाता है H2O7 और दो हाइड्रोजन तो निकालते -2 ला देते हैं और H2O8 -2 ये लगा देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा बेस स्थिति। और मैंने बता दिया ये तभी यस बॉन्ड नहीं देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मुझे कभी पूछा जाता इन दोनों मतलब H2O7 के अंदर कितने पाई बॉन्ड होते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो जरा ये अब बताने चाह रहा हूँ, ठीक है। ये बढ़िया नहीं हुआ आज मेरे साथ यार, बहुत बार मार्कर जीत गया, बहुत बार डेस्टर जीत गया, तो ही नहीं आज अच्छा दिन नहीं है, तो ही नहीं। अब तो हम पहले इसका फिगर बनाने आ रहे हैं, तो यस भैया यस होता है, ठीक है, हाँ ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, ये हमारा बन गया H2O7 और H2O7 -2, ठीक है, ये हो जाए। इसमें पूछा जाता है भैया कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, तो सब में इतना मालूम है, ए सिग्मा बॉन्ड, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो 10 आते हैं, ठीक है। अब देखो पाई बॉन्ड होते हैं, टोटल पाई बॉन्ड जो होते हैं वो कितने आते हैं भैया, वो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, टोटल 4 पाई बॉन्ड आते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो जाए, कभी इन लोगों में भी बॉन्ड पूछ देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं दूसरा स्ट्रक्चर H2OH,
H2S2O8, तो H2S2O8 जो कि कभी कभी H2O8 -2 बोला जाता है। इनका जो फिगर बनता है SOOS बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH OH। ठीक है, अब इसमें कितना सिग्मा बाई बॉन्ड है चलो देख लेते हैं। इसमें ए सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, ए सिग्मा बॉन्ड ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हमें मिलते हैं 11। ठीक है, अब पाई बॉन्ड वही मिलेंगे, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हमें मिल रहे 4। ठीक है, टोटल पाई बॉन्ड हमें 4 मिल रहे। तो भैया आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसी के साथ ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थी, जितने भी हमने बता दिया, सारी इम्पोर्टेंट बातें सब कुछ, हर एक चीज नॉमेनक्लेचर मतलब और जो एसिड का जितना भी नाम था सरल भाषा में सब कुछ समझा दिया गया। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली में जितना भी पढ़ाया हूँ ये सारे नीट में पूछ रहे हैं। अब इसके बाद आपकी वाईक्यू सॉल्व करिएगा, मजा आ जाएगा, पक्का हर एक क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएगा। तो भैया आज के लिए यहाँ पे इस एपिसोड में यहाँ तक ही रहेगा। अब उसके बाद हम आगे नेक्स्ट धारावाहिक में भाई हम आते हैं हैलोजन फैमिली पे आऊँगा। ठीक है, तो भैया उससे पढ़ने के लिए पहले ये पढ़ लो, ये बढ़िया देख के PY2 सॉल्व कर लो, फिर हैलोजन फैमिली पे हम लोग आते हैं, वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए धारावाहिक में। भैया आज के लिए टाटा बाय बाय।